अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ उमैर अदीस और आप देख रहे हैं यू आर अदीस। आज हम आए हैं रमज़ान अली के यहाँ, जो कि कांग्रेस के वार्ड नंबर 80 के पार्षद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे बुनकरों के हालात पे। और हमने कल भी कहा था और आज भी मैं कहता हूँ कि जो सत्ता पे बैठे हुए लोग हैं, यानी जो सत्ताधारी आज हैं, उन तक बात पहुँचाने का सबसे बेहतरीन अगर कोई माध्यम है तो है वो विपक्ष है। क्योंकि विपक्ष अगर मजबूत नहीं रहेगा तो सत्ता तक बात नहीं पहुंचाई जा सकती। क्योंकि आज बुनकरों के हाथ में वो ताकत नहीं कि वो डायरेक्ट सत्ता पर बैठे लोगों से बात कर सके या अपनी बात मनवा सके। तो सबसे बेहतरीन अगर कोई माध्यम है तो वो विपक्ष है। लेकिन विपक्ष आज इतना कमज़ोर क्यों पड़ रहा है कि आज 13-14 दिन हो गए हड़ताल को, लेकिन भूखा मर रहा है बुनकर, लेकिन ये लोग अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे। तो आज इनसे हम यही बात करेंगे कि आज बुनकरों की ये बात सरकार तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे। तो रमज़ान अली साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपने सुना और मैं फिर से दोहरा देता हूं कि आज विपक्ष जो है वो इतना कमज़ोर क्यों पड़ रहा है कि वो सत्ता तक अपनी बातों को और बुनकर की बातों को नहीं पहुंचा पा रहा है। देखिए, विपक्ष तो अपनी भूमिका पूरी तरीके से निभा रहा है, पर सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है। ये तो वही स्थिति फ़िलहाल वर्तमान में आ गई है कि 1975 में जो इमरजेंसी वाली स्थिति थी कि विपक्ष को कुचल दिया जाए, तो इस समय जो वर्तमान सरकार, चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, ये जो है विपक्ष को पूरी तरीके से कुचलने का काम कर रही है और विपक्ष की बातों को पूरी तरीके से अनसुना कर रही है। हम लोग अपने संबोधन में, अपने धरना प्रदर्शन, अपने मार्च के माध्यम से बुनकरों की बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन सरकार सुनना नहीं चाहती। इसी कड़ी में अभी एक दिन पहले हमारी प्रदेश की मुखिया माननीय प्रियंका गांधी जी ने बुनकरों से बात किया, लेकिन उनकी बात करने के बावजूद भी सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही। तो अब इसके लिए हम लोगों को आगे की रणनीति तय करना होगा। जी, तो 14 दिन हो गए हैं, तो क्या आपने रणनीति अभी तक नहीं की? क्योंकि आप भी बुनकर हैं, आप भी बुनकरों के हालात समझ सकते हैं कि वो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है। तो सोचिए इस हालात में वो कैसे खा रहा होगा। और बुनकरों की तो ये हालात हो गई है, मैं भी ग्राउंड रिपोर्ट पे जब गया था तो मैंने बुनकरों के ऐसे ऐसे हालात देखे कि वो आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो गया है। तो आखिर कौन सत्ता तक बात पहुंचाएगा और कौन उनकी हालात को समझेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी बुनकरों के आंदोलन के साथ पूरी तरीके से खड़ी है और मजबूती के साथ खड़ी है, लेकिन कुछ बातें उभर कर ये आ रही है कि इस आंदोलन को पॉलिटिकल रूप नहीं देना है। तो हम लोग अपने तरीके से इसको कर रहे हैं। हम लोगों ने इसके लिए शास्त्री घाट पे धरना प्रदर्शन भी किया और कांग्रेस इसके लिए आगे की रणनीति भी बना रही है। अब चूँकि ये जो आंदोलन है, बुनकर आंदोलन, जो आज 14वां दिन चल रहा है, इस बुनकर आंदोलन को बढ़ाने के लिए हम लोग पूरी तरीके से डिपेंड है अपने तंजीम के सदार साहबान के ऊपर। महासचिव जो प्रियंका गांधी जी हैं, उन्होंने वाराणसी वस्त्र बुनकर संघ के लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। तो क्या ऐसे ही सरकार पर बैठे लोगों से बात की उन्होंने, सत्ताधारी लोगों से बात की और बुनकरों की बात उनके सामने रखी? देखिए, इससे पहले जो आंदोलन हुआ था उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी ने विधानसभा में इस मैटर को उठाया था, बल्कि सपा के मेरठ के जो विधायक माननीय रफ़ीक अंसारी जी है वो भी उठाए थे और दोनों लोग इस बात को विधानसभा में उठाए थे। लेकिन उनकी बातों को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल अनसुना कर दिया। तो अब बताइए कि इससे बड़ा प्लेटफार्म बुनकरों की आवाज़ उठाने का क्या हो सकता है? अच्छा, 14 दिन हो गए हैं, कोई नतीजा आपके सामने निकल कर आ रहा है कि आगे क्या फैसला लेगी सरकार या फिर क्या करना चाहिए? देखिए, अभी तक तो 14 दिन में कोई नतीजा तो नज़र नहीं आ रहा है। अब आगे सरकार की क्या मंशा है, वो क्या फैसला लेती है, क्या नहीं लेती, ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड है। ये अंडरस्टूड है, ये उनका मामला है कि वो बुनकरों की मदद करेगी कि नहीं करेगी। ये तो
पूरी तरीके से सरकार जाने, लेकिन मैं एक बात यहाँ पर ज़रूर कहना चाहता हूँ कि बुनकरों की मांग बिल्कुल जायज़ है। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 41 में ये भारतीय नागरिकों को अधिकार दिया गया है कि अगर वो सामाजिक आर्थिक तरीके से अगर वो शोषित हैं तो उनको सब्सिडी देकर, उनकी मदद कर वित्तीय सहायता करके उनके उत्थान के लिए सरकार काम करेगी। उस स्थिति में यानी संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है, उस स्थिति में बुनकरों की जो सब्सिडी की मांग या फ्लैट रेट की मांग वो जायज़ है। तो हम अपनी जायज़ मांगों के लिए लड़ रहे हैं, बुनकर अपनी जायज़ मांगों के लिए लड़ रहा है और सरकार को इस पर सुनना चाहिए, क्योंकि वो अभी कोई भी जो भी आंदोलन 14 दिन से चल रहा है, कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं हुई है जिसमें सरकार को कोई तरीके का या जनता को कोई तरीके का नुकसान उठाना पड़े। तो संवैधानिक मांग को अगर सरकार पूरा नहीं करती, जैसा कि हम लोग सरकार के बहुत सारे फैसले को देखें, केंद्र सरकार को, चाहे वो कश्मीर का धारा 370 का मामला हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे और भी कुछ मामले हों, या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बहुत सारा मामला है, सरकार अड़ियल रवैया अख्तियार करती है। गवर्नमेंट तो कह रही है कि आप लोग अपनी हड़ताल बंद करिए, आइए आपकी आपसी सहमति से कुछ फैसले लिए जाएंगे, तो फिर आप लोग उनकी बातों को क्यों नहीं मान रहे हैं? देखिए, गवर्नमेंट ने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। हमारे जानकारी के मुताबिक कोई ऐसे पेपर में कोई गवर्नमेंट का ऐसा बयान नहीं आया कि आप लोग हड़ताल को अपनी समाप्त करके आप आइए, मैं बात सुनूंगा। उनके कुछ जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं उनके नुमाइंदे हैं कुछ जो बनारस से संबंधित है, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, वो कह रहे हैं कि आप अपनी जो है अपने हड़ताल को समाप्त करिए और आपकी बात हम सरकार तक पहुंचाएंगे। तो वो तो पिछली बार भी जो 1 सितंबर से जो हड़ताल हुआ था, वो बात पहुंचाने का काम किए थे। क्या नतीजा निकला? नतीजा तो कुछ नहीं निकला। बुनकर इस कदर परेशान है कि वो करे तो क्या करे, क्या करे? वो अगर अपना काम बंद करता है तो यूनिट रेट से देगा कैसे? अच्छा, 5 किलोवाट की जो बात आ रही है कि गवर्नमेंट ये कह रही कि 5 किलोवाट तक के लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाएगी, उसके ऊपर वाले लोगों को नहीं कराई जाएगी, ऐसा भी कुछ है? देखिए, मेरी जानकारी में अभी ऐसा कोई बयान सरकार का नहीं आया ये भी कि 5 किलो तक हम देंगे। लेकिन एक चीज़ तो हम ज़रूर कहेंगे कि अभी हमने जो कहा कि संविधान के आर्टिकल 41 में ये सब्सिडी देने का प्राविधान है सरकार को, तो वो सब्सिडी गरीबों को देने का प्राविधान है। जो अपने 2 जून की रोटी नहीं कमा पाते उनको ही सब्सिडी देने का प्राविधान है। अगर सरकार ऐसी बात कर रही है तो हम उसकी बातों का स्वागत करते हैं। यानी 5 किलोवाट तक की बात को आप एक्सेप्ट करेंगे? अगर सरकार 5 किलोवाट तक देती है तो उसमें हमारे मैक्सिमम गरीब बुनकर कवर हो जाएंगे। जी, लेकिन उसके बाद एक सवाल मेरे जहन में ये आता है कि 5 किलोवाट तक के लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाएगी, उसके ऊपर वाले लोगों को नहीं कराई जाएगी, तो उसके ऊपर वाले का जो कॉस्ट है, जो प्रोडक्शन है, पर साड़ी या पर मीटर के हिसाब से कॉस्ट ज़्यादा आएगा। जब उनका कॉस्ट ज़्यादा आएगा तो उनकी सेल नहीं होगी, तो फिर कैसे चलेगा फिर? क्योंकि अगर लोग सस्ता माल खरीदना चाहते हैं, 5 किलोवाट तक के लोगों का सस्ता माल होगा और उससे ज़्यादा जो है उनका तो महंगा होगा फिर प्रोडक्शन, फिर उनको मशीन ही बंद करना पड़ेगा और उनके यहाँ जो कारीगर जाकर चलाते हैं उनकी रोटी कैसे चलेगी? देखिए, ये जो है ये सवाल आपका है कि उनका कास्ट बढ़ेगा। सरकार की जो मंशा है वो सब्सिडी को यूनिट रेट से लाने का, तो 2006 से हमको फ्लैट रेट मिल रहा था। सरकार को अचानक से फ्लैट रेट को ख़त्म नहीं करना चाहिए था, उसको थोड़ा सा उसमें इंक्रीमेंट करके, उसमें बढ़ोतरी करके धीमे धीमे सब फ्लैट रेट को ख़त्म करना चाहिए था, ताकि जो बुनकर है वो अपने मजदूरी को और अपने माल के दाम को, अपने साड़ी के दाम को बढ़ा करके धीमे धीमे उसको जो है मार्केट में बेचता। लेकिन अचानक से अब दिसंबर 2019 तक हम जो है 75 रुपया दे रहे हैं, अब अचानक से 1 जनवरी में हमें अगर मिनिमम देखा जाए तो 1600 रुपया एक पावरलूम पे देना हो जाएगा। तो अचानक से जो इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हम अचानक से अपने साड़ी के दाम को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो
कहने का मतलब ये मेरा था कि 5 किलोवाट वाली बात है तो 5 किलोवाट तक में भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट करे। और अगर देखिए इंक्रीमेंट यूनिट के हिसाब से या फिर फ्लैट रेट ही रहे, उसमें कुछ इंक्रीमेंट हो जाए? नहीं, हमको तो देखिए फ्लैट रेट चाहिए, उसमें इंक्रीमेंट हो सकता है 75 की जगह 300 भी किया जा सकता है। 300 तक के फेवर में हम हैं। बल्कि अगर देखा जाए तो अगर हमें एक हिसाब से 500 रुपया भी देना पड़ जा रहा है तो हमें लगता है कि ठीक है। तो लेकिन जहां कोरोना महामारी में सरकार गरीबों तक सुविधाएं प्रोवाइड करा रही है, 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल प्रोवाइड करा रही है, ये देखते हुए कि वो इतनी भी इस्तिताअत नहीं रखते कि 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल खरीद सके, तो आप उसमें इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं। ये तो नाइंसाफ़ी वाली बात हो गई। देखिए वो तो कोरोना काल था, अब मशीनें कोरोना काल से धीरे धीरे हम लोग उबर रहे हैं, हमारी मशीनें चलने पर आ रही हैं, तो थोड़ा सा इंक्रीमेंट हमने बताया ना, धीमे धीमे इंक्रीमेंट, जैसे 300 रुपया भी हो सकता है, 500 रुपया भी हो सकता है, तो पहले वो 300 करें फिर 500 करें, धीमे धीमे इंक्रीमेंट कर सकते हैं। लेकिन हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि जो इंक्रीमेंट का मामला है, हमारी जो मांग है वो किसान के तर्ज पर फ्लैट रेट चाहते हैं। तो किसानों को इस समय 187 रुपया उनका चल रहा है, तो हमारा भी इंक्रीमेंट 187 कर दें और धीमे धीमे इंक्रीमेंट करके जब हमारा, देखिए सब्सिडी देने का मकसद नहीं है कि हम जिंदगी बस सरकार हमको सब्सिडी ही दे। सब्सिडी देने का मतलब कि किसी एक समूह को के उत्थान, आप आर्टिकल 41 के हिसाब से बात कर रहे हैं, जब तक वो अपने खुद के पैर पर ना खड़ा हो जाए तब तक उनको सब्सिडी प्रोवाइड। तो एक समूह के उत्थान की बात किया जाता है। तो एक समूह के उत्थान के लिए उसमें जैसे जैसे उत्थान नज़र आए कि उसमें बुनकरों में थोड़ा सा अच्छाई आ गई, उनके बिजनेस थोड़ा चलने लगे और उसमें उत्थान नज़र आने लगे, तो थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर दे। जी, आखिरी बात, अगर मैं कोई सवाल भूल गया हूँ या फिर आप कोई संदेश रखना चाहते हैं बुनकरों के पास या फिर सरकार के साथ, तो आप अपना संदेश रख सकते हैं। सरकार से तो मेरा देखिए संदेश यही है कि बुनकर इस समय कोरोना काल से उबरने के बाद अभी भुखमरी का शिकार है और 14 दिन से बंदी होने के कारण बहुत से लोगों के घरों में बिल्कुल भी खाने को पैसा नहीं है, ना अनाज है। और बुनकर अगर अपने आंदोलन को समाप्त कर देता है तो उसका रोज़गार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। वो अपने मशीनों को बेचकर भी अपने बिजली के बिल को अदा नहीं कर सकता। तो हम अपने उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से उनसे कहना चाहते हैं कि वो बुनकरों का फ्लैट रेट वर्तमान में जारी रखें, यही उनसे मेरी मांग है। और हम बुनकरों से ये कहना चाहते हैं कि 1975 में जब इमरजेंसी लगाई गई थी तो एक छात्र आंदोलन हुआ था। वो छात्र आंदोलन शुरू हुआ था मेस, जो जहाँ पे स्टूडेंट्स खाना खाते हैं मेस में, तो मेस के दाम में थोड़ा सा वृद्धि कर दी गई थी, शुल्क में वृद्धि कर दी गई थी। तो वहीं से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था और ये आंदोलन इतना बड़ा पूरे हिंदुस्तान में रूप ले लिया कि सरकार बदल गई, इंदिरा गांधी जी की सरकार बदल करके दूसरे दल की सरकार बन गई। तो हम अपने ये हिंदुस्तान अगर बात किया जाए तो हिंदुस्तान आंदोलनों का देश है। हम अंग्रेज़ों से लड़े, आंदोलन करके उनको भगाएं। और जैसे कि 1975 की बात की, इमरजेंसी की हमने, तो उसमें छात्र आंदोलन से शुरू हुआ, पूरे देश में आंदोलन बढ़ा और सत्ता परिवर्तन हुआ। तो ये सरकार जो हठधर्मी सरकार है, हम इस सरकार को हठधर्मी सरकार कहते हैं और ये देश को बांटने वाली सरकार है। ये देश में पोलराइजेशन पैदा करती है, हिंदू को अलग कर देती है, मुसलमान को अलग कर देती है। तो इससे देश का कोई डेवलपमेंट नहीं होने वाला है। जब तक कि हम लोग हिंदुस्तान में एकता के साथ नहीं रहेंगे तब तक देश हमारा मजबूत नहीं होगा। तो हम बुनकरों से, अपने भाइयों से ये कहना चाहते हैं कि आप अगर आंदोलन को अपना ख़त्म करते हैं तो आप अपनी मशीन को, अपने गहनों को बेचकर भी जो है अपने बिजली के बिल को अदा नहीं कर सकते। तो आंदोलन ख़त्म करना तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन आंदोलन में तेज़ी आनी चाहिए। और जिस तरीके से एक स्टूडेंट आंदोलन शुरू हुआ पूरे देश में, तो हो सकता है कि इस सरकार में
पूरे देश में सरकार में बदलाव का शुरुआत इस बुनकर आंदोलन से हो जाए, तो बुनकर आंदोलन को धार देने की ज़रूरत है और कांग्रेस पार्टी इसको धार देने में बिल्कुल तन मन धन से लगी हुई है। अब बुनकर हमारा कितना सहयोग करता है, हम बुनकर का कितना सहयोग कर सकते हैं इस आंदोलन में, ये आने वाले वक्त बताएगा। जी, हम बात कर रहे थे रमज़ान अली साहब से, जो कि कांग्रेस के वार्ड नंबर 80 के पार्षद हैं। हमें इनसे बात करके खुशी हुई और इन्होंने अपनी बातें रखी। तो आप देख रहे हैं यू आर हदीस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये वीडियो सरकार तक पहुँच सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।